नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, तारीख 20 जनवरी 2024। 20 जनवरी 2024 को मेरठ के परतापुर थाने पर नाजिम नाम के एक व्यक्ति ने आकर बताया कि उसकी पत्नी आसमा पिछले कई दिन से गायब है। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा है, लिहाजा उसकी गुमशुदगी लिख ली जाए। पुलिस ने फोटो हुलिया ये सब उससे मांगा और उसके बाद उसकी गुमशुदगी लिख ली। हुलिया का प्रसारण जो एसओपी है गुमशुदगी के बारे में, वो अंदर जनपद और जनपद के बाहर रेंज और जोन के और जनपदों में प्रसारित कर दी गई। ये गुमशुदगी लिखवाने नाजिम दोपहर में करीब 2-2:30 बजे के आसपास आया था। शाम को कोई 5 या 6 बजे के आसपास हापुड़ सिंभावली की रहने वाली एक महिला मुस्कान वो भी पहुंच गई परतापुर थाने पर और उसने ये कहा कि मेरे बहनोई नाजिम अभी अभी मेरी बहन की गुमशुदगी लिखवा कर गए हैं, जबकि मेरी बहन पिछले करीब 16-17 दिनों से गायब है। गुमशुदगी लिखवाने वो इसलिए आए हैं कि मुझे पड़ोसियों ने ये बता दिया कि आसमा पिछले 10 दिनों से या 8 दिनों से घर पे या आसपास दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ रहते हुए भी वो कभी बाहर न निकली हो, कभी दूध लेने न गई हो, कभी सामान लेने न गई हो और हम लोगों से उसकी मुलाकात न हुई हो। पड़ोसियों ने ये भी कहा कि हमें कुछ अंदेशा अलग लग रहा है, तुम आ जाओ। मुस्कान इंस्पेक्टर को ये बताती है कि साहब मैं वहां आसपास गई तो मुझे ये पता लगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे बहनोई नाजिम के घर में एक उससे भी आधी उम्र की लड़की, नाबालिग लड़की रह रही है जिसको वो कहीं से ले आया है और उन दोनों से मेरी बहन आसमा की लगभग रोज लड़ाई होती थी। लड़ाई का मौजू ये था कि नाजिम और ये लड़की मेरी बहन आसमा से कहती थी कि तुम चली जाओ। नाजिम ये कहता था कि मुझे निकाह करनी है इस लड़की से और आसमा ये कहती थी कि सवाल ही नहीं होता कि एक ही घर में तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो तलाक दो, 3 तलाक का मुकदमा कायम करा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और घंटों घंटों ये झगड़ा हुआ करता था। इंस्पेक्टर ने पूछा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुस्कान ने कहा मतलब बहुत साफ है कि मेरी बहन आसमा की हत्या कर दी गई है और कोई नहीं, मेरा बहनोई नाजिम ही इस हत्या के पीछे है, या उसने हत्या की है या उसने हत्या कराई है, लेकिन उसको ही पता है कि मेरी बहन जिंदा या मुर्दा कहां पर है। दरखास्त ये कि उससे पूछताछ की जाए और हमारी बहन का पता लगाया जाए। इंस्पेक्टर ने बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उस बीट के अपने सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों को बुलाया और उनसे यह कहा कि जितनी बात ये लड़की कह रही है अपनी बहन के बारे में, जरा मौके पे जाकर सब कुछ पता करके आओ। सब इंस्पेक्टर और सिपाही अपने हल्के में गए, वहां 4-6-10 लोगों से बातचीत की
मौके की, जैसे वो कहते हैं कि पल्स, नाड़ी को पहचाना और रात के वक्त वहां जाकर अपने इंस्पेक्टर को बताया कि साहब वो लड़की ठीक कह रही थी। नाजिम दरअसल यहीं रहने वाला बुलंदशहर का है, लेकिन अभी करीब 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले वो सोनीपत गया हुआ था किसी काम से, और सोनीपत से ही वो ये लड़की ले आया है, जो उससे उम्र में आधे उम्र की और नाबालिग लड़की है। और जब से वो आई है, इसके घर में कलह मचा हुआ है, और हो सकता है जो आसमा कह रही है कि उस लड़की को कहीं मार के फेंक दिया गया हो। इंस्पेक्टर ने पूरी बात सुन ली और फिर कहा कि आज तो रात बहुत हो गई है, कल नाजिम को थाने पर ले आओ और तब उससे इन सब फैक्ट्स के साथ उससे बातचीत की जाए। दोनों सिपाही सवेरे गश्त के वक्त 8-8 बजे के आसपास उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और नाजिम को यह बात बता दी कि तुम्हें थाना परतापुर पहुंच के इंस्पेक्टर से बातचीत करनी है। इंस्पेक्टर ने तुम्हें पूछताछ और बातचीत के लिए बुलाया है, उसी गुमशुदगी के सिलसिले में जो तुमने लिखवाई है। उसने कहा ठीक है, हम आते हैं, लेकिन वो पूरा दिन नहीं आया। शाम को फिर जब आसमा थाने पर पहुंची, इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा कि बता दिया, तो बोले साहब उसको खुद बताया था। तो फिर वो क्यों नहीं आया? पुलिस फिर उसके मकान पर गई तो पता लगा साहब वो काम वाम के सिलसिले में कहीं चला गया है। वही लड़की कम उम्र की घर में मौजूद थी, उसी ने सिपाहियों को बताया। पुलिस को और जो सब इंस्पेक्टर वहां ये मैसेज लेके इंस्पेक्टर का गए थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि इतना कहने के बाद भी, ये इंस्पेक्टर के बुलाने के बाद भी अपनी लिखाई हुई गुमशुदगी के सिलसिले में कोई बात बताने से इनकार क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। वापस जाकर इंस्पेक्टर को बताया तो इंस्पेक्टर ने पूरी फोर्स इकट्ठा की, 2-4 सिपाही और दिए, 1-2 सब इंस्पेक्टर और दिए, और कहा कहीं भी हो ढूंढ के ले आओ। पता लगाते लगाते फिर उसी दिन रात में 12:30 बजे नाजिम पकड़े गए और थाने पर लाए गए। पहले तो पुलिस ने इस बात का गुस्सा उतारा कि जब तुमसे साफ साफ कहा गया था कि तुमने गुमशुदगी लिखवाई है, उसी गुमशुदगी के सिलसिले में तुमसे पूछताछ करनी है, तुम थाने पर आए क्यों नहीं? इससे तो यही लगता है कि तुमने उस लड़की को, अपनी पत्नी को, आसमा को मार के कहीं गायब कर दिया है। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है। लड़की को भी हमारे सब इंस्पेक्टर और सिपाही ने देखा है, वो तुम्हारे घर में रह रही है। बात कुछ नहीं समझ में आ रही। बस इतना सुनना था। उसके बाद नाजिम मियां अपना दाहिने बाएं, लेफ्ट राइट, सीधा, आगे पीछे सब करने लगे। 2 कदम आगे, 5 कदम पीछे, कि मैं तो सरकार वहां था, मैं तो सरकार वहां था, वो फलाना था, वो ढकाना था, और ये लोग जो है, इसकी बहन मुझसे जलती है, और पहले मेरी ही इससे शादी होने वाली थी। इस तरह की बातें, जो बातें बनाने वाले होते हैं, बदकही जो कहते हैं, तो इस तरह की बातें इंस्पेक्टर और वहां चौकी इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर के सामने करने लगा। थोड़ी देर तक पुलिस ने नाजिम की बकवास सुनी। पुलिस को भी ये लग गया कि दाल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ काला है। बहरहाल पुलिस बर्दाश्त करते 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 करते, पुलिस की भी धैर्य की एक सीमा होती है। धैर्य टूटा और कार्यक्रम शुरू हुआ। रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ सब हुई, और सवेरा होते होते दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। 23 जनवरी की सुबह उसने पूरी बात पुलिस को बता दी। जिस समय वो ये बात बता रहा था, आसमा की बहन मुस्कान भी थाने में मौजूद थी। उसने ये बताया कि जब से उसने पहले अपना पूरा किस्सा उससे पूछा गया, तो उसने ये बताया कि
मूल रूप से वो बुलंदशहर के लोहरा गांव का रहने वाला है। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। 3 साल पहले उसकी शादी आसमा से हुई थी। आसमा घरेलू लड़की थी, अच्छी थी और चाल चलन और उसके बारे में उसको लेकर उस पर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई थी। वो उसे लेकर मेरठ आया जाया करता था, आसमा को लेकर। कुछ ही दिन बाद वो फैक्ट्री में कुछ अच्छी तनख्वाह पर अच्छा काम करने के लिए सोनीपत चला गया। साथ का कोई आदमी उसने बताया कि यहाँ जिस फैक्ट्री में तुम काम करते हो वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलेगी, वर्किंग कंडीशन अच्छी है और फैक्ट्री के ही कैंपस में रहने के लिए मकान भी मिलेगा। तो वो सोनीपत की फैक्ट्री में काम करने चला गया। वहीं फैक्ट्री में काम करते करते अपने से आधी उम्र की एक लड़की जो बिजनौर की रहने वाली थी, उससे नाजिम का अफेयर हो गया। देखिए, आप समझ सकते हैं अफेयर क्यों हुआ होगा। लड़की बहुत छोटी थी, नाबालिग थी, नाजिम चगड़ था। कोई जरूरत अगर उसने कभी कुछ बताई होगी उस बच्ची ने, तो उसका पूरा फायदा नाजिम ने उठाया और धीरे धीरे उनके बीच अफेयर हो गया, संबंध बन गए। बच्ची छोटी थी, उसको इसने बता रखा था कि वो शादीशुदा नहीं है। उसने कहा ठीक है, चलो अगर तुम इतना मुझसे मोहब्बत करते हो तो हमारे साथ निकाह करो। निकाह पढ़ने में देरी क्यों हो रही है? उसने कहा था चलो मेरठ पहले मेरे घर चलो, वहीं पर फिर रिश्तेदारों को इकट्ठा करेंगे, तब हम लोग निकाह कर लेंगे। उसको लेकर मेरठ आया। मेरठ उसे लेकर अपने घर में घुसा, जहां उसकी पत्नी आसमा पहले से मौजूद थी। लड़की ने इसका विरोध किया कि तुम तो कहते थे तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो उसने कहा ये मैंने झूठ कहा था कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। मेरी शादी हो गई है और कोई 3 साल पहले इन्हीं से मोहतरमा से, आसमा से मेरी शादी हुई है। आसमा ने भी इस लड़की का बहुत विरोध किया। कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है, घर पे क्यों आ गई, रात भर क्यों यहां रही। फाइनली उसने नाजिम ने ये कहा कि नहीं, वो इस घर में ही रहेगी, मैं उसे लेकर आया हूं, ये कहकर कि मैं उससे निकाह करूंगा। ये बात सुनते ही नेचुरली आसमा आग बबूला हो गई। उस बच्ची के साथ या उस नई एंट्री के साथ मारपीट करने की कोशिश की। नाजिम ने बीच बचाव किया और ये कहा कि दोनों लोग अपनी अपनी हद में रहिए, समय आने पर हम सब कुछ डिसाइड कर देंगे। लेकिन ये कलह बढ़ता गया। आसमा को ये अंदाज हो गया था कि ये किसी दिन भी मुझे तलाक तलाक कहेगा और फिर इससे निकाह कर लेगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है तलाक करके निकाह करे, वो वैसे भी निकाह कर सकता था। इसीलिए आसमा ने पेशबंदी में पहले से ही कहा कि मैं जानती हूं कि तुम 3 तलाक कह के एक दिन मुझसे किनारा कर लोगे और इससे निकाह करोगे, तो मैं तुमको बता दूं कि 3 तलाक वाला कानून आया है। जिस दिन तुम 3 तलाक कहोगे, FIR लिखा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और ये बात उसने उस नाबालिग लड़की के सामने कही। फिर नाजिम और उस लड़की ने बैठ के विचार किया कि तलाक वाली बात तो भूल जाओ, वरना अगर हमको जेल भिजवा दिया फिर तो ये मार पीट के तुम्हें वैसे ही बाहर कर देगी। लिहाजा दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए, वरना हम दोनों लोगों का एक साथ रहना या निकाह करके रहना मुश्किल हो जाएगा। और फिर यह तय किया गया कि किसी दिन रात में हम दोनों मिलकर इसे मार देंगे। बात थी ये 3 जनवरी की। 3 जनवरी को रात में खाना वाना खाने के बाद नाजिम उस
लड़की के साथ कमरे में चला गया, लेकिन बार बार ये टोह लेता रहा कि आसमा कब सोई। जैसे ही वो मुतमईन हुआ कि आसमा सो गई होगी, दरवाजा खुला हुआ था और आसमा और वो लड़की नाजिम और वो लड़की आसमा के कमरे में दाखिल हो गए। झपट के उसके सीने पे सवार हुए और उसी के दुपट्टे से उसका गला कसना शुरू कर दिया। पैर उस लड़की ने पकड़ लिए। कितनी देर बेचारी बर्दाश्त करती आसमा? आधे घंटे में ठंडी हो गई, मौत हो गई उसकी। प्लान इतना परफेक्ट बना रखा था कि उसने अपने एक ई रिक्शा में, पिछले कुछ दिनों से उसने एक ई रिक्शा जहां किराए पर मिलते हैं, 4 से 10 दिन से उसने एक ई रिक्शा चलाने के लिए ले रखा था और उस ई रिक्शे से सिर्फ फैक्ट्री जहां वो काम करता है वहां से और यहां आया जाया करता था बस। और उस दिन वो कबाड़ी के यहां से जो बड़े बड़े गत्ते होते हैं, जो जिन्हें पैकिंग मटेरियल आप कह सकते हैं, उसे ढेर सारा अपनी ई रिक्शा पे लाद लिया ताकि जब उसे लाश का डिस्पोजल करना हो तो इन्हीं पैकेट्स में किसी एक में उसे रख के ऊपर से टेप करके और आराम से इसका डिस्पोजल कर देंगे। 2-3 दिन से वो जो गत्ते के पैकेट होते हैं और उनको उसको फ्लैश कर दिया जाता है, वो एक साथ करके रखा हुआ था। मारने के बाद उनमें से एक गत्ते का पैकेट निकाल कर ले आया, उसे खोला, उसे उसकी पैकेट की शक्ल दी और उसमें अपनी पत्नी की लाश भर दी। भरने के बाद उसे वही खाकी रंग के टेप से चारों तरफ टेप कर दिया। उसी ई रिक्शा पे जिस पे बाकी और बहुत ढेर सारा, वो कार्टून कहते हैं उसे, कार्टून को बॉक्स की तरह बना लीजिए या उसको ऐसे तह कर दीजिए तो बहुत ढेर सारे कार्टून एक साथ आ जाएंगे। एक कार्टून बना बनाया जिसमें उसकी पत्नी की लाश, ढेर सारे कार्टून ई रिक्शा में अदरवाइज, एक तरफ पत्नी, वो नई वाली पत्नी, और एक तरफ नाजिम। ई रिक्शा चला के वो उसे दूर एक नाले में, पहले से देख रखा था, एक नाले के पास ले गया। फिर उस कार्टून को दोनों ने मिलके उस नाले के बिल्कुल बीच में फेंक दिया। वो ऐसा नाला जहां आसपास से कोई आता जाता भी नहीं है, गहरा नाला और बहुत ही गंदा नाला। फिर वहां से आए, घर को पूरी अच्छी तरह से साफ किया और अपनी इस विजय के लिए कि आज रास्ता साफ हो गया है, दोनों ने इसको सेलिब्रेट किया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, न तो किसी ने आसमा की खोज खबर ली, न आसपास वाले ने किसी ने कहा, न पुलिस कोई जांच करने आई। लेकिन सारा खेल उनकी साली मुस्कान ने बिगाड़ दिया। मुस्कान को पड़ोसियों ने बताया कि आसमा दिखाई नहीं दे रही है कई दिन से। मुस्कान आ गई, पूछना शुरू किया, अपने बहनोई नाजिम पे शक किया। नाजिम को लगा कि अगर अब हम गुमशुदगी नहीं लिखवाते हैं तो लोग हमारे ऊपर ही शक करेंगे कि अगर बीवी गायब हो गई थी तो तुमने क्या किया। लिहाजा भाग के 20 जनवरी को उसने ये गुमशुदगी लिखवा दी। लेकिन शाम को पीछे पीछे मुस्कान पहुंच गई। नाजिम थाने लाए गए और फिर 23 तारीख को पुलिस ने, जब उसने पूरी बात बताई कि फला फला जगह फेंका था, तो 23 तारीख को जेसीबी लेकर पुलिस उस नाले के पास पहुंची और उस गले हुए पैकेट के भीतर उसकी सड़ी गली लाश बरामद कर ली। सारे कपड़े इंटैक्ट थे, जिन कपड़ों को देखकर उसकी बहन ने उसकी पहचान की कि हाँ, ये लाश मेरी बहन आसमा की है।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उस नाबालिग को भी और नाजिम को भी। मुस्कान ने डे 1 से, जिस दिन वो आई थी उस दिन से वो बार बार यही कह रही थी कि ये और किसी का काम नहीं, नाजिम का ही काम है। बहरहाल दोनों, लड़की चूंकि नाबालिग थी, बाल सुधा गृह भेजी गई, नारी निकेतन जिसे कहते हैं, और नाजिम को जेल भेज दिया गया। आज की घटना, अपने से 10 साल छोटी लड़की को, या यूं कहें कि अपने से आधी उम्र की लड़की को पत्नी बनाने की चाहत में नाजिम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मार के उसे, हत्या करने के बाद दोनों ने मिलकर उसे नाले में फेंक दिया, कार्टून में भर के। वो लड़की जब से आई थी और जब से घर में चिक चिक शुरू हुई थी, तब से वो नाजिम पर निकाह करने का दबाव बना रही थी और उससे यही कहती थी कि आसमा को 3 तलाक करो, लात मार के बाहर करो और फिर हमसे निकाह करो। आसमा को भी अंदाजा उसी दिन हो गया जिस दिन उसने कहा कि ये इसी घर में रहेगी, कि ये इस लड़की के चक्कर में किसी न किसी दिन 3 तलाक मुझे करेगा। इसलिए उसने पहले ही बता दिया, जता दिया, नई लड़की के सामने ही कह दिया कि इस मुगालते में मत रहना कि तुम 3 तलाक कह के निकल जाओगे। अब वो जो नया वाला कानून आया है, मैं उसी में FIR कराऊंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, इसलिए तलाक वाली बात तो तुम भूल ही जाओ। नाजिम और वो नई लड़की वो डर गए कि अगर नाजिम जेल चले गए तो उसका क्या होगा। अगर नाजिम जेल गए तो आसमा तो मार मार के घर के बाहर कर देगी। ऐसा उस लड़की ने ये शंका व्यक्त की नाजिम से, और ऐसी स्थिति में वो वापस अपने घर बिजनौर भी नहीं जा सकती और जहाँ जिनके यहाँ वो सोनीपत में रहती थी वहाँ भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसके साथ वहाँ से भागने पर सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। तभी वो लड़की नाजिम पर दबाव बनाने लगी कि इसके जीते जी हम लोग निकाह नहीं कर सकते। अगर तुमने निकाह कर भी लिया मुझसे तो मैं इसके साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ। नाजिम ने उस लड़की की बात, बार बार वो लड़की यही कहती थी जिसको नाजिम अपनी बीवी बनाना चाहते थे। जब बार बार यही बात कहती थी तो बात फाइनली नाजिम ने उसकी मान ली और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। देखिए, अपने से बहुत कम उम्र, आधी उम्र या उससे भी कम उम्र, या अपने से 10-20 साल छोटी लड़कियों से शादी करना, ये तो पुरुष की फितरत है। शादी करना, संबंध बनाना, इश्क मोहब्बत की बात करना, ये तो पुरुष की फितरत है, मेल मेंटलिटी है। पर लड़कियों का अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के लड़कों से शादी करने के 70% प्रकरणों में मजबूरियां होती हैं, और शायद उनकी इसी मजबूरी का फ़ायदा कभी कभी इस तरह के लोग जो उस लड़की से 2 गुने उम्र के होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे पुरुष। और अपनी इंद्रियों की क्षुधा शांत करने के लिए ऐसे मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनसे संबंध बनाते हैं, लेकिन इसमें दोनों का नुकसान होता है। मैंने सोचा कि आखिर कोई न कोई तो कारण होगा कि अपने से 2 गुने उम्र के मर्दों से या लड़कों से शादी करने के पीछे कोई न कोई तो लॉजिक होगी। मैंने कोरा पर इसे अच्छी तरह से ट्रेस करना शुरू किया तो संस्कृति सिंह जी का, एक लेखिका हैं, उनका बहुत बढ़िया एक लेख मैंने कोरा पर देखा कि आखिरकार क्यों अपने से 2 गुने या उससे भी ज़्यादा मर्दों से कम उम्र की लड़कियां शादी कर लेती हैं, ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं। तो उन्होंने बहुत से कारण गिनाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि
उनमें से 2-4 कारण से आप भी रूबरू हों। आप चाहें तो कोरा पर जाकर संस्कृति सिंह के इस लेख को आप भी देख सकते हैं। उन्होंने कई जवाब इसके बहुत अच्छे दिए हैं और इस जवाब को कोरा पर 17 लाख बार देखा गया है पिछले 4 वर्षों में। तो कुछ जो कारण जो मुझे लगता है कि आपको भी जानना चाहिए, वो आप जरूर सुन लें। पहला, उन्होंने बताया है कि जब लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है और वह अपनी लड़की का रिश्ता अच्छी जगह करने में असमर्थ होता है, किंतु जब लड़की के पिता को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है और उस पुरुष के पास हर तरह की सुविधाएं और पर्याप्त धन होता है और ऐसा पुरुष अगर उसकी लड़की का हाथ मांग लेता है तो लड़की का पिता तैयार हो जाता है। लड़की भी अपनी असमर्थता और मजबूरियों को देखते हुए अपने से दोगुनी उम्र के पुरुष से शादी करने को मजबूर हो जाती है। ये तो जब सब कुछ सामान्य तरीके से घट रहा है। पिता ने ही कहा कि वैसे हम कहाँ शादी कर पाएंगे, और लड़का ये धन संपन्न भी है, अच्छा परिवार भी है, ये मेरी लड़की को खुश रख सकता है, कोई बात नहीं, दोगुनी उम्र का है। दूसरा कारण उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां जो मनी माइंडेड होती हैं, उनकी सोच के अनुसार धन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जब उन्हें कोई ऐसा रिश्ता मिलता है जिसके पास बहुत धन दौलत हो, घर बड़ा सा हो, खेत बाड़ी बहुत ज़्यादा हो, तो अपने दोगुने उम्र के पुरुष से भी शादी कर लेती हैं, क्योंकि वो बहुत भौतिकवादी होती हैं और खर्च करने के लिए उन्हें बहुत सारा धन चाहिए। वो इस कारण से अपने से बहुत बड़े पुरुषों से शादी कर लेती हैं। तीसरा कारण वो बताती हैं कि ऐसी लड़कियां जिनकी किसी वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ शारीरिक या मानसिक क्षमता खो दी हो, बचपन में कोई ऐसी घटना घटी हुई हो, और ऐसी स्थिति में कोई लड़का उनसे शादी करने को तैयार न हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर दोगुनी उम्र का पुरुष भी उनसे शादी के लिए तैयार होता है तो वो उसके लिए हाँ कर देती हैं। और भी कई कारण उन्होंने बताए हैं, माता पिता की मजबूरी के कारण बताए हैं। ये भी बताए हैं कि अगर माता पिता की बहुत छोटी उम्र में देहांत हो गया और घर में कोई भी, रिश्तेदारियों में कोई भी लड़की की शादी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता है, समझदार लड़कियां हैं, उन्हें कोई 2 गुना या उससे भी ज़्यादा उम्र का पुरुष मिलता है तो उनको ये लगता है कि इससे हमारी नैया पार हो जाएगी और वो शादी के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि उनका भीतर से मन नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है। मैं भी चाहूँगा कि आप संस्कृति सिंह जी के इस लेख को कोरा पर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने ऐसी ढेर सारी सामाजिक बातें लिखी हैं जिनके कारण इस तरह की घटनाएं, यानी अपने से 2 गुनी उम्र के पुरुष से शादी करने की बातें लोग स्वीकार कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा उम्र के लड़कों से शादी करने में 70% प्रकरणों में मजबूरियां होती हैं, वही मजबूरियां जो संस्कृति सिंह ने अपने इस लेख में रेखांकित की हैं। आशा है आप इस लेखिका यानी संस्कृति सिंह के विचार से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।